क्वेश्चन नंबर 3 दो बैटरीज हैं, ये की है, इसमें दो बल्ब है। जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सिर्फ उसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। तुमको देखो वोल्टेज 24 दिया दोनों के अंदर और पावर अलग अलग दिया है। अब देखो तुमको पता है पावर क्या होता है, V²/R। तो V सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो देखो जो A है उसका पावर कितना है, 48 ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो R2 इज ग्रेटर देन R1। बस इतना ही यूज है इसका, ठीक है। अब देखो इनिशियली सर्किट ओपन है, बाद में इसको क्लोज कर दिया यहाँ से, मतलब तो ये जो है ज्यादा चमकेंगे या कम चमकेंगे ये डिसाइड करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसका लॉजिक मैंने बताया था। पावर जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। पावर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस V²/R। ना इसका रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है ना इसका, सिर्फ क्या चेंज कर सकता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज या इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हुआ है तो चमकेगा, कम हुआ है तो डिम हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो इनिशियली ये सीरीज में है, ठीक है ना, जब ये ओपन है तो ये क्या R1 R2 सीरीज में, तो ये 2V जो वोल्टेज है ना, कितना वोल्टेज है 2V, वही में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसके अक्रॉस कितना आएगा IR1, इसके अक्रॉस कितना आएगा IR2, लेकिन I तो सेम है सीरीज में, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज क्या ज्यादा। तो मैं इनिशियली A मान रहा हूं, तो उसमें V1, ये A है B है, ये तो VA जो है वो कम होगा और VB क्या होगा ज्यादा, बिकॉज़ R2 क्या है ज्यादा। तो इनिशियली वोल्टेज कौन ज्यादा खा रहा है, R2, और कौन कम खा रहा है R1। अब देखो जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो इस सिंपल ये दोनों क्या हो गए अलग अलग सर्किट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया V, इसके अक्रॉस में कितना आ गया V। तो पहले 2V में ज्यादा हिस्सा ये नीचे वाला खा रहा था और कम हिस्सा ये वाला खा रहा था। अभी दोनों क्या खा रहे हैं इक्वल, तो नुकसान किसको हुआ, R2 को R1 को, R2 को नुकसान हुआ ना, पहले वो V से ज्यादा खा रहा था, V खा रहा है, और फायदा किसका हुआ R1 को। तो A चमकेगा, B डिम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग में हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मैच करना है। पहला ऑप्शन P उल्टा मैच करेंगे, तो P के अंदर देखो क्या है, बोलो। सेंटर इसको अगर कांस्टेंट ओमेगा है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी इसकी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियसली चेंज कर रही है बिकॉज़ ये सर्कल में घूम रहा है। तो देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, ठीक है ना। तो सिंपल है, तो P का A तो होगा ही होगा। अब देखते हैं L अबाउट O, वही कांस्टेंट ना। देखो हमेशा टेंशन कहां से पास करेगी, O से, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है तो बाकी फोर्सेस तो बैलेंस हो रहे होंगे, नॉर्मल mg जो भी होंगे, तो उनका टॉर्क कितना आ जाएगा 0। क्योंकि देखो अगर mg का टॉर्क नीचे आ रहा है तो नॉर्मल का ऊपर आ जाएगा, या और कोई फोर्सेस भी होंगे उनका लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास करेगा, यहीं से, और बैलेंस तो हो ही रहे हो। तो सिर्फ टेंशन जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहां से पास कर रहा है, O से, तो उसका टॉर्क कितना है 0, तो उसके अबाउट L कितना होगा, तो D भी सही है। और C क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली देखो मास भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, तो C भी हो जाएगा। तो मैं देखो यहां पर भी P रख देता हूं, यहां पर भी P और यहां पर भी P, बिकॉज़ तीनों ऑप्शंस में P आ गया। अब अगला बताओ। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन रफ लेवल ग्राउंड फ्रॉम। हां ठीक। अब देखो ब्लॉक को हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, मान लेता हूं इस पॉइंट को मैं O, ठीक है। समझना, तुमको पता है ये सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब इस पे हमेशा नेट टॉर्क कितना होगा 0, क्योंकि टॉर्क होता तो घूमता नहीं है। अब देखो इस पे फोर्सेस हमको पता है कि तो फ्रिक्शन आएगा पीछे, रफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, उसके अलावा एक mg आएगा,
और एक नॉर्मल आएगा। गलती ये होती है बच्चों से कि वो mg और नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास करवाएंगे। अरे भाई अगर नॉर्मल mg सेम पॉइंट से पास करेंगे फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आ जाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा तो ये ब्लॉक घूम नहीं जाएगा। तो इसीलिए सारी कहानी चेंज हो जाती है। ये 100% तो ये लॉजिक अब कॉमन सेंस से आ रहा है ना कि इसका टॉर्क 0 होना है तो नॉर्मल mg सेम पॉइंट से पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। नॉर्मल का काम ही यही है कि शिफ्ट होके इसको रोटेट होने से रोकना, ठीक है ना। अब देखो किधर शिफ्ट होगा निकाल सकते हो। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं, फ्रिक्शन का टॉर्क किधर आ रहा है, अंदर, नॉर्मल का क्या आना चाहिए, बाहर। नॉर्मल क्या होगा, इधर। इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं। अब देखो O के अबाउट अगर तुम टॉर्क देखते हो, देखो फ्रिक्शन तो यहीं से पास कर रहा है। नॉर्मल mg इक्वल तो नहीं है बिकॉज़ वर्टिकल में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। लेकिन अब देखो इस O पॉइंट से नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन ज्यादा दूर है ना हमेशा। तो नॉर्मल का टॉर्क अगर मान लो n into x है और mg का mg into y है, तो ये वैल्यू हमसे ज्यादा है ना इससे, भले ये माइनस हो रहा है। उसका टॉर्क बाहर है, इसका अंदर है, लेकिन ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब टॉर्क 0 नहीं है तो L कांस्टेंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसीलिए अब देखो तुम इसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से सोच सकते हो। ये फिक्स है, क्या सेंटर मास की परपेंडिकुलर हाइट चेंज होगी h/2? नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ट्रांसलेशन में, m v0 h। m भी चेंज नहीं हो रहा, h भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रही है। फ्रिक्शन क्या करेगा इस स्पीड को, स्लो। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है क्या कांस्टेंट है, कम हो रहा है ना। तो तुमको लॉजिक उल्टा मिल भी सकता है कि इसलिए क्योंकि टॉर्क 0 नहीं है। तो ऐसा नहीं कि लॉजिक यही काम कर रहा है, एक्चुअल में इसका L भी कांस्टेंट नहीं है। तुम लॉजिकली सोचो तो, क्योंकि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कम हो रही है तो ए ऑप्शन तो आएगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कम हो रही है तो Q इसमें तो आएगा ही। क्या इसमें आएगा, नहीं इसमें भी नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। ये पार्ट भी हो गया। अच्छा पार्ट है ये, समझ लो इसको। शायद अब तक एडवांस में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा था ये सोच के। जल्दबाजी में गलती होती है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में बस नॉर्मल mg को पास करवाते हैं और टॉर्क 0 कर देते हैं। ठीक है, आज पार्ट बताओ। A ball is dropped from a plane flying horizontally with constant velocity. Neglect air resistance. Point O is point of projection on plane from which the ball is dropped. बॉल ड्रॉप किया ना, एक प्लेन जा रहा है, वेलोसिटी v मान लो, उससे एक बॉल को ड्रॉप किया हमने और पॉइंट जो है फिक्स नहीं है। इस बार पॉइंट कौन सा है, प्लेन के ऊपर जिस पॉइंट से हमने बॉल को छोड़ा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर हमारा पॉइंट O जो है वो मूविंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो O कह रहा है इसको तुम छोड़ोगे तो इनर्शिया है तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी रहेगी निकलते v हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल में ग्रेविटी भी काम कर रही है। तो कुछ टाइम बाद में ये कुछ ऐसा मोशन कर रहा होगा, क्योंकि x में हमेशा वेलोसिटी कितनी रहेगी इसकी v, और y में वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी बिकॉज़ ग्रेविटी पॉजिटिव वर्तन कर रहा है। क्या ये हमेशा जो प्लेन है इसके ऊपर नहीं रहेगा, एग्जैक्टली बिकॉज़ जितनी वेलोसिटी प्लेन की x में है उतनी ही इसकी x में है, और टाइम भी सेम है। भले ही वर्टिकल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है लेकिन इसको देखने में हमेशा प्लेन के दिखाई देगा ऊपर, बिकॉज़ x में मोशन एग्जैक्टली सेम है और O पॉइंट भी साथ चल रहा है। तो मतलब कि हमेशा mg का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहा होगा, O से, बिकॉज़ O खुद क्या है इसकी लाइन में आगे आगे बढ़ रहा है ना। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगा, टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए इसके अबाउट L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन वर्तन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अरे ग्रेविटी वर्तन तो कर ही रहा है ना, तो इसीलिए ये चेंज हो रहा है तो r तो होगा, ये कांस्टेंट है ना, ये भी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट समझ लो इसको अच्छे से। ये भी अच्छा पार्ट है। अगर ये पॉइंट फिक्स होता है स्पेस के अंदर तो हम ये नहीं बोल सकते थे बिकॉज़ ग्रेविटी का टॉर्क आता है ना उस टाइम, लेकिन ये हमेशा लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है। हाँ, लास्ट पार्ट क्या है, A uniform sphere is in pure rolling down an inclined plane where O is the center of sphere. ओके, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वो है प्योर रोलिंग कर रहा है ये। अब देखो प्योर रोलिंग करता है, तुमको पता फ्रिक्शन क्या आएगा पीछे,
जैसे नहीं भी आप पता है तो फर्क नहीं पड़ता, आगे आएगा नहीं तो पीछे आएगा, जो भी आएगा। ओ पॉइंट के अबाउट नॉर्मल तो यहीं से पास करेगा वहां से, और mg भी, तो टॉर्क सिर्फ किसका आ रहा है, फ्रिक्शन का, तो टॉर्क जीरो नहीं आ रहा ना, टॉर्क जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, L कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो S तो यहाँ पर नहीं आने वाला। अब देखो सेंटर ऑफ मास की स्पीड तुमको पता है ना, एक्सेलरेशन होता है, फॉर्मूला भी याद किया होगा, जब अगर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का तो स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी, चेंज होगी, ये तो आई गई। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है ना, क्योंकि नीचे जाएगा तो स्पीड चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो ये तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया, PQRS PR और Q, ठीक है। देखो 7th का बेसिक आइडिया, वोल्टेज दे रखे हैं 3 हमको, और एलिमेंट्स हैं आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम, और इक्वल क्वांटिटी आइस की है सेम 0 डिग्री पर, और हमको पूरे को मेल्ट करना है। पहले वाले में 4 मिनट लगे, दूसरे वाले में 20 लगे, तो तीसरे वाले में कितने लगेगा ये निकालने हैं। और ये अजम्पशन दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट, और रेट ऑफ हीट लॉस सराउंडिंग से भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। पहले वाले केस में कितना वोल्टेज है, 380, ये बोल देता हूं। सेकंड वाले में कितना है, 220, और तीसरे वाले में 180, ठीक। इसमें टाइम कितना लगा है, 4 मिनट्स, इसमें 20 मिनट्स, और इसमें T निकालना है। अब देखो अल्टीमेटली हमको सेम क्वांटिटी आइस पिघलानी है, तो Q बराबर ml, तो हीट तो सेम देनी पड़ेगी सबके अंदर, तीनों ही केस में हीट की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। अब देखो हीट सप्लाइड विल बी, कुछ पार्ट जो उसको पिघलाने में गया, ठीक है ना, और वो जो लॉस्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो तुमको पता है कि v²/r जो हीट है, v²/r जो हीट है वो कितनी होगी, वो हीट उस रेट से पावर जनरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। v²/r रेट से पावर जनरेट हो रहा होगा, v²/r इनटू टाइम t, ये क्या है, इतनी एनर्जी टी टाइम में आई होगी सिस्टम के अंदर, लेकिन कुछ लॉस्ट हो गई होगी, मान लो लॉस्ट होने का रेट क्या है, c, तो c इनटू t, इतना पार्ट किसमें चला गया होगा, हीट के अंदर ना, इतना एनर्जी आया, इतना लॉस्ट हो गया, तो इतना हमको पिघलाने में यूज करना है। क्या a b c में ये h की वैल्यू सेम है, सेम है ना अल्टीमेटली, बस इसको यूज करना है। तो पहले a के लिख रहा हूं मैं, v²/r कितना हो जाएगा, 380² r सबसे सेम है, टाइम कितना लग रहा है, मैं टाइम को कॉमन ले लेता हूँ, -c इनटू 4 मिनट्स इक्वल टू यही हीट b वाले में कितनी आएगी, 220 का स्क्वायर बाई r माइनस c इनटू कितना आ रहा है, 20, ठीक है ना। अब देखो इसको 4 को डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, -5c और c ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4c, इसको इधर ले आता हूं, तो 4c इक्वल टू 380 का स्क्वायर माइनस 220 का स्क्वायर अपॉन r, ठीक है ना। अब देखो तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास वोल्टेज कितना है, 180। अब देखो 180 वाले केस में दोबारा से हीट लिख देता हूं मैं, और पहले वाले से मैच कर देता हूं, तो पहले वाले में दोबारा से हीट कितनी आ रही है, -c इनटू 4, और उसमें कितनी आ रही होगी, 180 का स्क्वायर बाई r माइनस c इनटू t, है ना। अब देखो c की वैल्यू निकाल चुके हो, यहां डाल देना, r पूरा कट जाएगा, सिर्फ क्या निकालना रह जाएगा, वो आता है 50 या 60 सब कुछ, 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जिनको डाउट्स था वो लोग सुन लो कि भाई रेजिस्टेंस ρL/L होता है, ρL/A होता है, और वॉल्यूम हमेशा क्या माननी है, उसके अंदर कंजर्व माननी है। तो अगर उसकी लेंथ को तुमने n टाइम्स किया है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी है, तो A1 into L1 इक्वल टू A2 into n L1, एरिया क्या हो जाएगा, n टाइम्स कम हो जाएगा। उसके बाद में ब्रिज बना के सिंपल कैलकुलेशन करना रेजिस्टेंस का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्फीयर हेमिस्फीयर है, मास दिया हुआ है कैपिटल एम, कुछ नहीं बोला जाता है तो हम सॉलिड ही मानते हैं, तो सॉलिड हेमिस्फीयर है और उसके सेंटर पे एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है और उसको वहां से इंफिनिटी ट्रांसफर किया गया है और उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है, ठीक है ना। सिंपल ग्रेविटेशन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो सिमेट्री से हो जाते हैं तुम सीख लो, बार बार ये रिपीट होता है ये चीज, हर जगह कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जिन बच्चों ने इंटीग्रेट किया है जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। कुछ नहीं करो, एक और हेमिस्फीयर मान लो जिसका मास भी कितना है m, ठीक है। इसका अगर पोटेंशियल सेंटर पे v है तो इसका भी कितना होगा v, एग्जैक्टली सिमेट्री है ना, तो टोटल कितना आ गया 2v, v प्लस v 2v, और पूरे एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे फॉर्मूला याद करो माइनस gm/2 r क्यूब, अब 3r स्क्वायर माइनस r तो 0 हो गया तो कितना आ जाएगा 3 और r कट जाएगा, बेसिकली ये 2r आ जाएगा ना, तो सिंपलीफाई करोगे माइनस gm 3/2r, ठीक है ना। लेकिन मास में कितना है 2m, 2 का मास आ रहा है ना, 2 कट जाएगा तो फाइनली पोटेंशियल क्या आ गया, वही जो सिंगल स्फीयर का सेंटर पे आता है उसका कितना आ गया हेमिस्फीयर का, और इंफिनिटी पे कितना होता है 0, और वर्क डन क्या होता है m × डेल्टा v, कर लोगे ना। तो टेंथ के अंदर एक कार है, उसके व्हील्स के बीच का सेपरेशन 2.5, सेंटर ऑफ मास का आगे से डिस्टेंस 1 मीटर्स और नीचे से हाइट है 0.5 मीटर। इसके अलावा मास दिया हुआ है, मैं m मान ले रहा हूँ, वैल्यू पुट कर देंगे बाद में 2000 kg, और म्यू दिया हुआ है 0.7, और एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि सिर्फ पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन मानना है, आगे वाले पे नेगलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन इजी बनता है, वरना ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है, इसलिए सिर्फ पीछे वाले पे फ्रिक्शन मानना है, तो इसीलिए डायरेक्शंस का लोचा नहीं है। अगर मैं सिर्फ सोचने के लिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता ना तो इस पे फ्रिक्शन पीछे आता, इस पे आगे आता, सोचते इसके बारे में सब क्यों, जिस पहिए में पावर होता है ना, इसमें पावर है तो फ्रिक्शन इस पे आगे आएगा, और इस पे अगर पावर नहीं है तो इस पे क्या आएगा पीछे। तुमने सुना होगा रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव ना, तो जिस वाले व्हील में ड्राइव होती है ना उसमें फ्रिक्शन क्या आता है पीछे, क्योंकि वो घूमने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक है ना। सोचना मतलब आइडिया दे रहा हूँ, बताना क्यों ऐसा हो रहा है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है पावर से, ठीक है ना, ये बस सोचने के लिए। इस वाले में देखो कुछ नहीं है, अब देखो इसने ये बोला है कि कितने मिनिमम टाइम निकालना है ना, कितने मिनिमम टाइम में कोई स्पीड बोली होगी वो पहुंचा है, कितनी 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब जो वेरिएबल्स हैं, मैं अगर m म्यू और v को यूज कर लूं तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जल्दी पहुंचना, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन में क्या हो मैक्सिमम, अगर बहुत तेज एक्सेलरेशन है वो जल्दी पहुंचेगा ना, तो हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब हो जाएगा, ठीक है। अब एफडी बनाते हैं, पहले तो ये mg सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगा सिंपल, एक नॉर्मल यहाँ से पास करेगा m1, एक नॉर्मल यहाँ से पास करेगा m2, और उसके अलावा फ्रिक्शन जो है इस वाले पहिए पे आगे आएगा, क्योंकि देखो इसको सिर्फ रोटेट करने के टॉर्क मिल रहा है ना, तो उसका घूमने का टेंडेंसी क्या है ऐसे, तो अगर ये प्योर रोटेशन करेगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर जाएगा पीछे, अगर सिर्फ ये व्हील अगर प्योर रोटेशन कर रहा है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे आएगा, तो फ्रिक्शन क्या आएगा आगे, ठीक है। अब देखो वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू mg, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ कौन सा फोर्स है फ्रिक्शन, वही एक्सेलरेशन देगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम करना है तो फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम, वो कितना होगा म्यू इनटू n1 मैक्सिमम, डायरेक्टली रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। दो इक्वेशन आ गई। अब ये गाड़ी चल रही है, घूम तो नहीं रही है, तो नेट टॉर्क कितना होगा 0, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख देता हूं, mg कितना आ गया 0,
अब n2 का देखो, उनको पता है कि यहाँ से 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 दिया हुआ है ना, तो ये कितना होगा 1.5। तो n2 का डॉट अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, सेंट्रल मास का अंदर आ रहा है, तो n2 into 1, ठीक है ना, सॉरी बाहर आ रहा है, तो मैं बाहर कोई पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना। n1 का क्या आ रहा है, n1 into 1.5 माइनस n1 into 1.5। उसके अलावा फ्रिक्शन का कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, n1 का इधर आ रहा है लेकिन फ्रिक्शन का उल्टा आ रहा है ना, तो फ्रिक्शन का कितना आ रहा है, f into 0.5, तो प्लस या माइनस, प्लस आएगा ना, f that is mu n1 into 0.5 equal to 0। अब देखो तुम्हारे पास में n1 n2 और ac है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, क्या निकल आएगा ac, बस उसके बाद में तो सिंपल काइनेमेटिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक स्टिक है, मास स्मॉल m, लेंथ l, एक दूसरा मास है कैपिटल M जो उसके दूसरे वाले एंड के पास रखा हुआ है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। इनिशियली बोला है कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी सिर्फ घूम रही है, तो मतलब क्या है, प्योर रोटेशन है, इनके बीच में कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। तो और बोला आफ्टर कोलिजन ये सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन, तो इसका मोशन प्योर रोटेशन से किस में जा रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है ना। हमें निकालना है उसके लिए इस बॉल का मास कितना हो, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले तो क्या कर लूंगा, मोमेंटम, दूसरा क्या कर लूंगा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा क्या करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ करूंगा। अब देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। सिस्टम का मोमेंटम क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं ना कोई, कोलिजन का फोर्स कैसा है, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है। अब देखो मान लो आफ्टर कोलिजन, पहले तो मैं मान रहा हूं बिफोर कोलिजन इसका ओमेगा था कुछ, हमें नहीं पता, मान लिया हमने, उसका तो कुछ था ही नहीं वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिजन ये ट्रांसलेशन कर रहा है, तो मान लो वेलोसिटी कितनी हो गई v1, पीछे मान रहा हूं मैं, तुम आगे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी कितनी हो गई v2, तो ट्रांसलेट ही करेगा, पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो तो पहला इक्वेशन क्या आएगा हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इनिशियली कोई मोमेंटम था ही नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा से कोई मतलब नहीं होता है। और अगर तुम्हें रटना नहीं है, समझना, तो देखो ये वाले पार्टिकल इससे ऊपर वाले आगे जा रहे हैं, इससे नीचे वाले पीछे जा रहे हैं, मोमेंटम क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है वेक्टर से, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनली इसका कितना mv2 से कितना माइनस m, तो इक्वेशन क्या बन गई 0 इक्वल टू mv2 माइनस स्मॉल m v1, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा मैं ऐसा करता हूं, इस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कर देता हूं कंसर्व, किसी के अबाउट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके अबाउट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इनिशियली इसके अबाउट क्या था, सिर्फ i ओमेगा, प्योर रोटेशन में i कितना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² इनटू ओमेगा, और प्लस का 0 है, मैंने पॉजिटिव इसको माना है अंदर वाले डायरेक्शन को, ये गलती मत कर देना कि इसको प्लस लिख के माइनस प्लस में गलती कर दो, मैंने इसको पॉजिटिव माना है ओमेगा को अंदर। अब देखो आफ्टर कोलिजन इसका तो कितना आ जाएगा, m v2 l/2 पॉजिटिव, बिकॉज़ में भी क्या आ रहा है अंदर, इसका 0 आ जाएगा इनिशियली या फाइनली। देखो क्योंकि अगर मैं इसके अबाउट ले रहा हूं तो ओमेगा तो है ही नहीं, वैसे भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में दो टाइप के आते हैं, ध्यान रखना, किसी भी मोशन को हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन प्योर और प्योर रोटेशन इसके स्पेशल केसेस है ना। तो यहाँ पर ओमेगा कितना हो गया 0, तो वो वाला पार्ट 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा r क्रॉस p, किसका, सेंटर ऑफ मास का ना। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो r कितना हो गया 0, तो फाइनली इसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ठीक है ना। तो प्लस कितना आ गया 0। अब तीसरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन 1 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, ध्यान रखना किस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, पॉइंट ऑफ कोलिजन के, सेंटर ऑफ मास से कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें तुम्हारे पास फ्रीडम है, और ये तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, तो डायरेक्शन पे है, लेकिन यहाँ पे तुम यही से ही मानोगे पॉइंट ऑफ कोलिजन से। इनिशियली ये पॉइंट कितनी स्पीड से आ रहा है, ओमेगा इनटू l/2, और फाइनली देखो ये जा रहा है v2 से दूर, और इसकी वेलोसिटी v1 इसकी भी कितनी होगी v1, क्योंकि क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है सेम, तो क्या हो जाएगा ये v2 प्लस v1, प्लस क्यों है, क्योंकि ये भी दूर जा रहा है और ये भी दूर जा रहा है। तीन इक्वेशन तुमको निकालना है, एक ही वेरिएबल है कैपिटल है, तीन वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व करने का मतलब बाकी वेरिएबल तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना।
अल्टीमेटली हमें कैपिटल निकालना है, वो आता है m/2 या 2m जो भी आता है, एक बार निकाल लेना, मैच कर लेना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया था 2-3 क्लास पहले रिंग वाला और स्टिक वाला, वो देख लो कैसे करना है। हिंज किया हुआ था और एंगल थीटा था। ये रिंग है और ये इसको जस्ट टेंजेंशियली टच कर रही है, फिर यहाँ से दूसरी स्टिक निकल रही है, उसको भी हिंज किया हुआ है, इसका एंगल भी थीटा है और ये भी एक स्फीयर से ऐसे ये पैटर्न आगे सिमेट्रिकली आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और हमको सिर्फ दिया हुआ है इसका रेडियस दैट इज r, इसका मास पर यूनिट लेंथ दैट इज रो, एंगल थीटा, ठीक है ना। इन 3 चीजों को यूज करूंगा मैं। और हमें निकालना क्या है कि जो सबसे इंफिनिटी में पैटर्न कंटिन्यू होगा, तो लास्ट वाले रिंग और जो हमारा स्टिक है उसके बीच में कितना नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। पहले मैं इस रॉड की बात करता हूँ। ये रॉड पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या है, 0, लेकिन फोर्स से कभी मत करना, ध्यान रखना जब भी हिंज आए, ये एक्टिव पे ध्यान रखना, बिकॉज हिंज का फोर्स बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको नहीं पता, वेरिएबल्स बहुत सारे कर देगा। टॉर्क ले लो हमेशा अबाउट हिंज, ताकि उसका टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो इसके अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ। एक तो आएगा नॉर्मल, ऐसे आएगा ना सेंटर से पास करता हुआ, n1 मान लिया, और एक आएगा इसका mg जो भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। मैं सिर्फ स्टिक का एवरीडे बना रहा हूं, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क कितना आएगा स्टिक पे 0, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना आएगा थीटा, तो टॉर्क कितना आएगा mg cos थीटा into l/2, और उसका कितना आएगा n1 into l, n1 into l must be equal to mg l cos theta by 2। ये आ रहा ना, mg into l/2 cos थीटा, ठीक है। तो इसे सिंपलीफाई कर रहे हो तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई mg/2 cos थीटा। इसको हम बाद में यूज करेंगे, लिख लेते हैं n1 = mg/2 cos थीटा। अब देखो आगे चलते हैं। अब सेकंड आ रहा है इस रिंग और इसके बीच का इंटरेक्शन। मैं रिंग का एफडी बना रहा हूं, जो पहले वाली रिंग है, ठीक है ना। उस पे क्या आएगा, एक तो ये n1 का रिएक्शन आएगा ना, जो कि कहां से पास करेगा सेंटर से, और एक इस वाली स्टिक से क्या आएगा नॉर्मल, वो भी कहां से पास करेगा सेंटर से। नहीं, सारी क्या है टेंजेंट, उनका नॉर्मल क्या होता है डायमीटर, तो ये भी हो जाएगा n2, यही से पास करेगा। उसके अलावा ग्राउंड का नॉर्मल आएगा और ग्रेविटी आएगी, ये सब वर्टिकल फोर्सेस है, ठीक है ना। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा ना, तो ये वाला एंगल बेसिकली कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा। मैं इसको 5 बोल देता हूं, इक्वल ही होगा। तो बेसिकली इस पे x में भी फोर्स कितना है 0, y में भी कितना है 0। अब मैं x में लिख रहा हूं बिकॉज़ x में सिर्फ दो ही फोर्स आ रहा है, n1 और n2। तो n1 cos phi minus n2 cos phi should be equal to 0। तो n1 equal to कितना आ गया n2। तो हमारी सिमेट्री क्या आई कि ये वाले नॉर्मल हमेशा क्या आ रहे हैं इक्वल, तो ये वाले आगे वाले भी क्या आएंगे इक्वल। ये पैटर्न आगे रिपीट होता चला जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना। n1 is equal to n2। अगर मैं आगे बोलूंगा n2 equal to n3 नहीं होगा, क्या होगा n3 equal to n4, बिकॉज़ इनके बीच में क्या है n1 n2, यहाँ पे क्या आएगा n3, यहाँ पे क्या आएगा n4। तो ये पैटर्न आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इनको यूज करते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ, ये लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस वाले में तीन फोर्सेस आ रहे हैं, दो नॉर्मल आ रहे हैं और एक ग्रेविटी आ रहा है। तो इसकी एफिनिटी बनाओ, कैसा आएगा mg आ गया, इसको मैं क्या बोलूंगा n3 बोलूंगा ना। अब देखो इसका टॉप ले रहा हूं मैं, तो इसका किधर आएगा इधर आएगा ना रॉड पे। तो mg को दूर बना लेते हैं, ये n2 है ना। अब देखो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर x, ये तो कितना है l/2 ग्रेविटी का, और ये कितना है l। अब देखो दोबारा से टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूं मैं इंच के अबाउट। तो इक्वेशन क्या आएगी n3 into l इक्वल टू, ये तो देखो टॉर्क क्या आ गया बाहर और दोनों क्या आ रहे हैं अंदर, mg into l/2 cos थीटा
और प्लस कितना आ गया n2 into x, ठीक है। n2 और n3 में रिलेशन आ गया। अब देखो हमारा मेन काम क्या है कि अगर हम x और l में रिलेशन निकाल लें तो सारा प्रॉब्लम सिंपलीफाइड हो जाएगा, बिकॉज पैटर्न कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। x एक वेरिएबल है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो देखो x कैसे निकालेंगे। मैं इस इक्वेशन को यही रख रहा हूं, डायग्राम तो हटा सकते हो। अब देखो अगर तुम इस डायग्राम को देखते हो, ध्यान देना, मैं इस पॉइंट को अगर O बोलता हूं, ठीक है ना, और इस पॉइंट को P बोलता हूं, ठीक है ना, मैं देखो ज्योमेट्री कर रहा हूं, अलग से बनाया जाए डायग्राम है तो ये हमारी रिंग हो गई, ठीक है, और एक तो आ गया इस पॉइंट से टेंजेंट टच करता हुआ यहां से, दूसरा आ गया यहां से टच करते हुए, इसको मैंने बोल दिया O, इसको बोल देता हूं P। अब देखो बेसिकली O पॉइंट से तो टेंजेंट नहीं बढ़ रही है ऑन द रिंग, एक सिंगल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये लेंथ L है तो ये भी कितनी है, L, ये वाली। ऐसे अगर ये लेंथ x मानी ना मैंने, तो ये भी कितनी होगी, x। अब देखो उसके बाद में मैं सेंटर से कनेक्ट कर देता हूं चीजों को, सेंटर को कनेक्ट कर रहा हूं O से और P से, और यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर भी ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। मैंने इन दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिया, बाकी सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। अब देखो ये एंगल थीटा था, तुमको पता है ये बाइसेक्ट होता है ना यहां पर, ये कितना आ गया, थीटा/2, और ये वाला एंगल क्या होगा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा/2, और ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा/2, ये पूरा कितना आ गया पाई माइनस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए सम थीटा, तो एक एंगल कितना आ गया थीटा/2 और थीटा/2, ठीक है। अब देखो तुमको पता है कि ये लेंथ r है और ये l है, तो अगर तुम इस ट्रायंगल में देखते हो OQC, तो मैं लिखता हूं tan थीटा/2, तो कितना आएगा बताओ, r tan थीटा/2 will be equal to l/s, परपेंडिकुलर r/l आएगा। और इस ट्रायंगल में भी लिखता हूं मैं tan थीटा/2, तो वो कितना आ रहा है x/r। मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना आ रहा है x/l इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा/2। मेरे पास में एक और इक्वेशन आ गई है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ये, x और l में क्या, x/l इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा/2। मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पर इस पूरी इक्वेशन को मैं l से डिवाइड करता हूं, निकल जाएगा यहां भी l गया, x/l कितना है tan स्क्वायर थीटा/2। तो देखो हमको ये पता है कि जो सेम रिंग पे लगनी है नॉर्मल तो क्या है इक्वल, और जो रिंग यहाँ की नॉर्मल है, ठीक है ना, और यहाँ की नॉर्मल है, ये वाली, इनके बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है n3 और n2, तो ये क्या पैटर्न आगे सेम नहीं चलेगा। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे n2 n3 है, अगली बार क्या आएगा, यहाँ पर n4 आएगा, यहाँ पर n5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पैटर्न क्या हो रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर तुम इस पैटर्न को पकड़ोगे तो एक जीपी बनती है, निकाल के देखते हैं। n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, n1 के mg/2 cos थीटा, तो ये mg/2 cos में बाहर आ जाएगा, तो n3 क्या आ गया देखो, mg/2 cos थीटा बाहर आ गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2। अब देखो n3 आ गया, और ये क्या हो जाएगा n4 n5 में दोबारा से ये वाली इक्वेशन आएगी, तो देखो n4 क्या होगा, ये n5 इधर आ गया ना बड़ा वाला, n2 छोटा है, n3 बाद में आ रहा है ना, जो पहली संख्या आ रही है वो इधर है, जो बाद में आ रही है वो इधर है। n5 इक्वल टू mg/2 cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा ये वाला वैल्यू पूरा, अरे भाई n3 इक्वल टू n4 हो गया ना दोबारा से, तो कितना आएगा mg/2 cos थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2। अब देखो अगर तुम इसको सिंपलीफाई करते हो दोबारा से इनटू क्या आएगा वो tan स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखो, दोबारा से mg/2 cos थीटा बाहर आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2 प्लस tan की पावर 4 थीटा/2। तो अगर इस पैटर्न को बनाते जाओगे तो n इंफिनिटी क्या आएगा, एक जीपी नहीं बन जाएगी, जिसके अंदर बाहर क्या आएगा mg/2 cos थीटा, अंदर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2 tan की पावर 4 tan की पावर 6
अब ये पाई से छोटा है थीटा, तो ये क्या होगा पाई बाई 4 से छोटा, मतलब कि 90 से छोटा, जो भी मतलब कॉमन रेशियो क्या आएगा 1 से कम। जीपी का सम कितना हो जाएगा 1/1 - r। m2 का लिखोगे रो इनटू ये लेंथ r के टर्म में लिख लोगे ना, ये थीटा बाई 2 है ना, और ये अगर ये r का लिखोगे ज्योमेट्री से, और इसका मास कितना होगा रो इनटू l, और l कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ r tan थीटा बाई 2 या cot जो भी आएगा लिख लोगे, यहाँ मास रिप्लेस कर देना, जीपी सॉल्व कर देना, क्या आ जाएगा n। ठीक है, होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन है एडवांस का, देख लो। सेटअप ऐसा है, m1 मास है, पुली है यहाँ पर m2 मास है, और इनिशियली जो है सिस्टम ऑन इक्विलिब्रियम है, और m1 पे जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग, इनिशियली लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दिया है इसने m1 पे, और लिमिटिंग केस में क्या है ये सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है, अब क्या हुआ है, और यहाँ पर इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दिया है। ठीक, अब क्या किया हमने, जो ये m2 मास है इसको मैंने अचानक से हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी v0 दे दी, और ये डिस्टेंस जो है ना पुली का m2 से वो मैंने l माना है, पुली का इससे डिस्टेंस l है, और उसको मैंने सिस्टम जब रेस्ट पे था उस मोमेंट पे इसको v0 वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टल, और सबके पुली के मास थ्रेड का मास नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, तुम्हें ये निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 कितना होगा, जब इसको v0 देंगे तो m1 ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा इनिशियली, पहला पार्ट, और दूसरा m2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इनिशियली पाथ का, m2 के पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इनिशियली, ये दो चीजें निकालनी। ठीक है।